कई बार ना कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो आपको टच कर जाती है उसकी ग्रो लेवल को लेकर। एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के बारे में देखें तो लायबिलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लायबिलिटी देखा जाए तो काफ़ी कम है। लायबिलिटी कितनी कह रही है? टोटल बोरोइंग्स पर अदर लायबिलिटी मिला करके भी देखा जाए तो कह सकते हैं जो 650 करोड़ के आसपास हो, नियरली। लेकिन इसके लिए दूसरी तरफ आकलन करके देखें तो फिक्स एसेट्स और बाकी सारी चीज़ों को तो करीब करीब आती है 3,000 करोड़ के आसपास। मतलब यदि 600 करोड़ की एवरेज पे हम देखें तो कितना है पता है? 5 गुने 5 ज़्यादा क्या है पता है? ये है एसेट्स। कंपनी है गुजरात पीपावन, पीपावफ। क्या है? पीपावफ पोर्ट, जिसकी हमने बैलेंस शीट की चर्चा किया। और इतना ही नहीं, इस कंपनी के बारे में अब चार्ट को देखें तो एक अचंभित वाली चीज़ें निकल के आती है ना कई बार। एक ग्रोइंग कैटेगरीज के स्टॉक में ग्रोइंग चार्ट लेवल कहती है और लगातार स्टॉक ने अपनी हायर टू हायर को तोड़ के आगे निकलती नजर आती है। जहाँ पे वॉल्यूम भी देखने को मिलती है कि लगातार वॉल्यूम आती है मार्केट में। वॉल्यूम जब भी आई है अच्छे ऊपरी सतह के लिए आई है। मतलब मार्केट में क्या है, इसका मतलब क्या पड़ता है? इसका मतलब पड़ता है जो मार्केट में इसका लेकर के इंटरेस्ट है, मार्केट में जो इन्वेस्टेड है उनके मन में इसको लेकर के काफ़ी उत्साह बनी हुई है, जिसके वजह से स्टॉक में ग्रोइंग लेवल लगातार बढ़ती नजर आती है। हम परसेंटेज से लेकर के एवरीथिंग एक एक एस्पेक्ट पे चलेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। चलते हैं गुजरात पीपावाव पोर्ट को लेकर के, कंपनी को लेकर के। जो कंपनी है और शायद मुझे लगता है कि इसका जो पोर्ट है उसका नाम भी शायद पीपावाव पोर्ट ही है, गुजरात के अंदर आती है। शायद कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगा देखने के लिए भी। अभी चलिए फिलहाल यहाँ पे हम चलते हैं समझने को लेकर के, कंपनी को लेकर के। यहाँ पे बुक वैल्यू करीब 47, इंटरेंसिक वैल्यू 81, करंट प्राइस 228, 29 मान लेते हैं। अभी तक यदि स्टॉक में आप भीड़ की बात करें तो भीड़ उतनी नहीं हुई है जितना कि बाकी कंपनियों में, जितने कि बाकी कंपनियों में भीड़ है उतना भीड़ अभी भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आप भीड़ के आंकलन करें तो करीब करीब 20% तो और हायर करना किया जा सकता है। और यदि यहाँ से 20% हायर होता है तो उसमें हम ज़्यादा नहीं 40 रुपये ऐड कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा नहीं 40, 50 ऐड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं 50 ऐड कर। कहाँ जाती है? 279 के आस। जबकि हायर टू हायर अभी तक कितना टच किया था? 251 के आसपास। मतलब देखिए यहाँ से भी ये जो प्राइस है ना, अभी फिलहाल देखने को आती है कि यहाँ से और ऊपरी सतह पे जा सकती है। मतलब ये कहा जा सकता है स्टॉक को मैं कंक्लूजन के तौर पे, जो स्टॉक की प्राइस फ्यूचर में कहाँ तक जाएगी? 250 से लेकर के, और रिसेंटली की बात करूँ जो कि एक छोटी पीरियड की बात करूँ, 300 तक आसानी से जा सकता है। अब ये मत कहना जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर के। इसलिए इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा इसमें अदर लॉजिक नहीं लगाया। अब आते हैं इसको, जो यहाँ पे भीड़ बनी है उसके पीछे जो ईपीएस है वो कहता है करीब करीब 8 रुपये के आसपास। 10 रुपये की फेस वैल्यू 80% की अर्निंग करता है। 80% की अर्निंग के पीछे 26 लोगों की भीड़ है, जबकि बाकी कंपनियों में 31 लोगों की भीड़। कंपनी ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कह सकते हैं जहां हमने स्टार्ट किया था। करंट रेशियो भी देखने को मिलता है कि अच्छा खासा 3.04 का है। जो आर कहते हैं 22% का, आर की बात करते हैं 16% के। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 44% के आसपास का। और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 48 करोड़ 30 लाख का निकल के आता है, जिसकी वजह से मार्केट की करंट करीब 11,000 करोड़ का मार्केट कैप बनती है। बीएसई एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। हम इसका यदि रिकन्सिलेशन तरफ देखें तो इनके पास नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इनके स्टैंड लोन डेटा की काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द इनकी रिवेन्यू मॉडल्स। चाहे हम इसकी स्टैंड लोन डेटा के बेसिस पे कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ भी नज़र डालें तो ये उससे भी ज़्यादा बर्फ पीटर परफॉर्मेंस करने वाली है। और ये कहता है करीब 23,000 लाख का, और ये कहता है करीब 10,000। मतलब समझने वाली बात ये है, इतना इनका नेटवर्थ है उसका आधा भी इनका रिवेन्यू नहीं है। अब आते हैं इस जहाँ पे हमने हाईलाइट किया था उसी चीज़ को हम आगे
डिटेल्ड की तरफ समझेंगे, जहाँ पे हम कुछ फार्मूला का यूज करेंगे R2R को लेकर के। यहाँ की जो फिगर है, ये फिगर में क्या होती है पता है, कुछ फिगर बैलेंस शीट से, कुछ फिगर पीएल से, एक समरी तौर पे जो जरूरत होती है वो लाया जाता है। लेकिन हमारी जो जो लर्निंग की प्रोसेस है और लर्निंग का स्ट्रेटजी है वो ये है, जो हम उसको कम्प्लीटली एज पर द ट्रेंड भी देखें, ताकि ट्रेंड इसका कहाँ से कहाँ तक रहा है और क्या लगातार बढ़ती नजर आती है। तो कहती है गुजरात पीपावाव पोर्ट इज द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट। और इससे पहले भी हमने इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी किया था, और शायद मुझे लगता है कि 2-3 महीने पहले की बात होगी, शायद अप्रैल मई जून की बात होगी, हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ द गुजरात नियर द भावनगर के अंदर है। द पोर्ट इज अ स्ट्रेटजिक प्लेस इन द इंटरनेशनल मेरीटाइम्स ट्रेड रूटेंस विद द कनेक्टेड विद द इंडियाज एंड द अदर कंट्री की बात करती नजर आती है। यह इसका छोटा सा पार्ट था इन द यूएस, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट इज द वन साइड एंड द फार ईस्ट ऑन द अदर साइड के लिए इन्होंने लिखा। अब आते हैं जहां ग्रोइंग स्टॉक की कैटेगरी में लगातार वृद्धि देखने को मिला है, इसके पीछे हम जानेंगे कंपनी की अलग अलग भीड़ को आकलन करते हुए मार्केट की स्ट्रेटजी पे। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर करना ज़रूरी हो सकता है, आप कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहता आप करो ही, आप कर सकते हो, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। चलिए जहाँ पे जानते हैं पीयर्स को लेकर के। पीयर्स में कहती है कि अदानी पोर्ट्स, JSW इंफ्रा और गुजरात पीपावाव है। लेकिन इसको यदि अदर साइड आप देखा जाए तो कि सेम सेक्टर से और भी बिलोंग करती होगी, उसमें निकल के आती है इंडिया क्या नाम है, इंडियन प्रवित ट्रस्ट है। इसके अलावा देखा जाए तो नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट है, ड्रीम फॉक है, गुजरात पीपावाव है, ओडियंट इंफ्रा है, JSW इंफ्रा है, GMR एयरपोर्ट्स हैं। कंसुलर डेटा की तरफ देखें तो इसमें और कुछ कंपनी का नाम देता हूँ तो ओरिएंटल्स इंफ्राटेल्स नाम निकल के आती है, और उस IRV इंफ्रा, ये सब, ये यहाँ पे भी कुछ कंपनी का नाम निकल के। यहाँ की कंपनी और वहाँ की कंपनी दोनों में काफ़ी अंतर है। इसीलिए यदि यहाँ की बात को देखी जाए तो शायद इसके हिसाब से तो हमने देखा कि उसमें यदि इन तीनों कंपनी में ग्रोथ है पीयर्स के हिसाब से, तो यहाँ भी ग्रोथ होना चाहिए। करीब करीब 20% की ग्रोथ होती है, फिर क्या होती है, मार्केट उसके पीछे और भी जा सकती है, जो कि 250 से 300 तक आंकलन नियमतः जा सकता है। अगर फंडामेंटल सपोर्टिंग कितना देबल देता है वो हम एक बार देखते हैं इसको क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट के आकलन में ये निकल के आती है जो इसकी परफॉर्मेंस लेवल जून टू जून का, उससे पहले जून का, तो नियरली 200 करोड़ से हमेशा ऊपर रहा है, और फिलहाल 250 करोड़ के आसपास टच करती है। इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यार नियरली इससे अच्छी खासी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गेन कर रही थी नजर आई है। नेट प्रॉफिट तरफ देखें तो 110 करोड़ के आसपास, तो ये नहीं कह सकते इसको टॉप ऑफ द ईयर का, टॉप ऑफ द क्वार्टर का अवार्ड मिल जाए। हाँ, सेकेंड ऑफ द अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने 116 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट बुक किया जा चुका। इसी चीज़ को परसेंटेज की तरफ हम आकलन करके देखें तो ये कहती है जो इनके पास 14% के आसपास रिवेन्यू ग्रोथ करती है, और एक्सपेंसेस करीब 16% घट जाती है, और बाकी सारी चीज़ें में देखने को आती है कि 40% से लेकर के 60% तक की एक ग्रो आंकड़ा निकलती है। ईयर एंड ईयर बेसिस पे आकलन करके देखें तो ये कहती है कंपनी जो सेल्स में क्या हो रही है, लगातार ग्रो लेवल बनी है, लगातार ग्रो लेवल है। अब देखने वाली बात यह है, जो देखिए यहाँ से थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लगातार बढ़ी है, 2 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे था। अदरवाइज देखा जाए तो अदर इनकम सोर्स इनका उस हिसाब से यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाती है या कम हो जाता है। नेट प्रॉफिट का आकलन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो करीब 58 से 60% के आसपास पहुँचती नजर आती है। नेट प्रॉफिट जो हुआ करता था इनके पास, ट्रेंडिंग की बात करें तो 342 करोड़ तक का हायर टू हायर क्रिएट किया है। फिलहाल इसने 384 करोड़ का, जिसकी वजह से EPS में और ज़्यादा क्या लगी है, पॉजिटिवली देखने को मिला, जिसकी वजह से भीड़ का आंकलन थोड़ा सा कम हुआ है। यदि परसेंटेज की तरफ देखें तो इसके बारे में ये कहती है कि रिवेन्यू सोर्स में करीब 7% से ज़्यादा जंप करती है,
ऑपरेटिंग्स में करीब न्यूट्रल के आसपास गिरावट होती है, और रेस्ट चीज़ में देखा गया कि 9% से लेकर के करीब करीब 23% तक की आसपास की उछाल बनती है। अब आते हैं, प्रॉफिट हमेशा बुक्ड किया जाता है, भले छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, आपकी खुद का हो, प्रॉफिट हमेशा बुक्ड है। इसके पीछे हमें आर को जानना पड़ेगा, आखिर रिस्क टू रिकंसिलिएशन इसके बारे में क्या कहती है। इसके लिए हमें बैलेंस शीट की फिगर चाहिए, और बैलेंस शीट की फिगर से ही हमने स्टार्ट किया था, याद होगा ना, हमने इस फिगर से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग, जबकि इसको हमने कंपेयर किया था टोटल और ओवरऑल एसेट्स को लेकर के। आज के टाइम में कोई लायबिलिटी इनका मांगता भी है ना, तो इनके पास इतने सारे एसेट्स पड़े हुए ना, ये एक जगह से निकालेंगे तो शायद उनको भरपूरी कर सकें। अब इनके लिए ये गुड हेल्थ की बात करते हैं। अब आते हैं इसको जरा सा उधार सेल्स को लेकर के देखें। उधार सेल्स के बारे में कहती है कि 58 करोड़ के आसपास, 58 करोड़ का उधार सेल्स के पीछे आप यदि प्रॉफिट का आंकलन करके देखें, शायद कहाँ था 300, इसके बेसिस पे यदि 58 करोड़ का मार्केट में लगा ही पैसा है, 60 करोड़ भी लगा हुआ है, वो काफ़ी कम है। इसमें कोई यदि कुछ इशू भी आता है तो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 21 दिन का टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया है पहले से कंपेरेटिव टू। इनके लिए अभी तक क्या निकल के आती है, दोनों के दोनों फिगर आउट इनके लिए थोड़ा सा एक इनको पोटेंशियल की तरफ, और साथ में इनको एक बैकअप सपोर्ट की तरफ देती नजर आती है, जो कि चार्ट का आंकड़ा कहता है। यहाँ पे शॉर्ट कैश की बात में, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की बात में 16% के आसपास की जंप थी, और रेस्ट में देखा गया करीब 2% और से 11% के आसपास की यहाँ पे जंप करती नजर आई। काफी लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पे टोटल लायबिलिटी करीब 11% बढ़ती है। लेकिन ये बढ़ती तो है, 11% बढ़ती है, तो कैसे बढ़ी टोटल लायबिलिटी, ये समझना जरूरी है। इसके बारे में कहती है टोटल लायबिलिटीज़ को लेकर के 11% उन्होंने इंक्रीज किया है, जब पहले से इंक्रीज हुआ ना, जैसे यहाँ से इंक्रीज किया ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन को। इन्वेस्टर की बात करें, उससे पहले एक नंबर सेंटिमेंटल के ऊपर। सेंटिमेंटल में इसके पास क्या कहती है, 29 अगस्त को इनके पास इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन की बात किया था, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की बात किया था, और इन्होंने एसडीएम की बात किया, और यहाँ पे पीपीटी इन्होंने सबमिट किया। और पीपीटी पे नज़र डालते हैं क्या कहता है पीपीटी को लेकर के। कहते हैं गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड रिजल्ट दिया था, उस रिजल्ट के बारे में कहती है जो स्टेटमेंट इज द प्रेजेंटेशन डिस्क्राइब द कंपनीज ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्शन एस्टिमेशन और दिस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, लॉस को लेकर के इन्होंने कहा कि हमारे पास की अपडेट्स के अंदर आती है कि हमारे पास क्या था, कहती है जो कंटेनर लोअर्ड, जो कि है इनके पास ट्रांसशिपमेंट्स वॉल्यूम की बात किया। इसके अलावा जो इनकी लिक्विड्स हायर एलपीजी वॉल्यूम की बात किया, आर ओ के हिसाब से इन्होंने कहा। वॉल्यूम डेवलपमेंट की बात किया इन्होंने कि हमारा 2024 तक का क्या रहा है। बल्क की बात कैसे इन्होंने प्रेजेंटेशन एक छोटा सा फॉर्म में दिया है, जहाँ पर इन्होंने परसेंटेज ऑफ चेंज की बात किया है वाई के बेसिस पे और क्यू के बेसिस पे भी दोनों का आंकड़न दिया है। जो यदि मार्च 24 से आंकड़न करके देखें तो वहाँ पे गिरावट का संकेत दिया है, लेकिन हम जो जून 24 और जून 23 का कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छी खासी ग्रो भी देखने को मिली है। ओवरऑल ये कहती है कि हमारे पास 69% के आसपास, और लास्ट में कहती है कि 59% के आसपास की हमारे पास ये पोजीशन रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। अब देखिए इसको लेकर के यदि हम एनालिसिस के पार्ट की तरफ चलें, मूव करते हैं, तो उसके बारे में क्या आंकड़ा देता है। आंकड़ा ये देता है जिनके पास कंपनी इज द ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग द गुड डिविडेंड की बात किया, डिविडेंड कितना देती थी कंपनी उसका भी हम एक नज़र डालते हैं, डिविडेंड के बारे में भी एक नज़र समझ लेते हैं। जहाँ वॉल्यूम भी लगातार 4 तारीख को बढ़ी थी एकाएक, इसमें जो कि जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है मार्केट में उससे ज़्यादा। और इसके अलावा जो कंपनी डिविडेंड देती है वो करीब 3.5 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड दिया था। 3.70 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था, वो भी 14/8 को दिया था। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे गुड प्रॉफिट गुड मेंटेनेंस की बात किया है, जो कि डेटेस्ट डे को इम्प्रूवमेंट करती नज़र आई है। कंपनी एज डिलीवर द पुअर सेल्स की बात किया, क्योंकि पुअर सेल्स का ट्रैक रिकॉर्ड बनती है इसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पे देखें तो पुअर सेल्स के हिसाब से क्या कहती है 10% के आसपास से सेल्स था, लेकिन प्रॉफिट की बात उन्होंने 20% के आसपास तक की आंकड़ा दिया है। स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ी है,
रिटर्न इक्विटी भी नियरली कह सकते हैं कि थोड़ा सा 15% से नियर अबाउट टच करती नजर आई है। अब आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ, जो कि निवेशक को आखिर दिया क्या। निवेशक को देने वाली चीज़ें में निकल के ये आती है, जो करीब एक महीने में 1% की गिरावट, 6 महीने में करीब 15% की जंप, और यहाँ पे एक बड़ी लंबी भी पैनिक बनाया था। पैनिक ये था जो मार्केट की एक सपोर्टिंग लेवल है वो यहाँ तक कहता है, इस प्राइस तक सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा सपोर्टिंग लेवल की बात नहीं करेगा कि इस सपोर्ट के आसपास ही जाके खड़ी हुई है और यहाँ से दोबारा चलने के लिए तैयार हुई है। वैसे 6 महीने के चार्ट की बात थी, एक साल में करीब 64% की जंप थी और पिछले 5 सालों में 184% की ही जंप किया। और आते हैं मार्केट की गोल्डन रूल को लेकर, क्योंकि अक्सर सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये प्राइस पे क्या करूँ, क्या होता है, क्या में गिरावट है, चढ़ने वाली है। दोस्तों मैं आपको कोई टिप्स तो नहीं दे रहा हूँ जो स्टॉक अच्छी है नहीं है, क्योंकि ये हमने जो डेटा लिया समझने को लेकर के वो सब के सब डेटा लिया क्लैरिटी के साथ, जो कि ट्रेंडिंग व्यू से लिया। अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ, एक गोल्डन रूल की बात करता हूँ। गोल्डन रूल ये है मार्केट के अंदर, आपकी टारगेट क्या है, आपकी मोटिवेशन, आपकी मोटिव्स क्या है, आपकी टारगेट के अंदर टर्म है या ग्रोथ टारगेट है, या फिर इसको दोनों को हाइब्रिड करके माइंड में एक चीज़ को हमेशा रखना चाहिए जिसका नाम है एसएल। एसएल को हमेशा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में रखने से पैसे नहीं बनते हैं। आपकी पोर्टफोलियो में ऐसे करके चार्ट बनने से आपको बेनिफिट नहीं होता। आप पोर्टफोलियो में पिक पे आप जा करके इसको सेल आउट करते हैं तब आपको बेनिफिट होता है, और बॉटम पे आकर के जब इसको लेते हैं तब आपके लिए बेनिफिशियरी निकल के। इसलिए ये गोल्डन रूल जिसको हमेशा ऑफसेट करती रहना चाहिए, जो कि एक बड़े निवेशक करते रहते हैं, हमेशा अपने पोर्टफोलियो में चेंज करते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों। अगले स्टडी में जहाँ पे न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ दोबारा मिलेंगे, जहाँ पे कुछ नई कंपनी के साथ। आज की लर्निंग में हमने जाना गुजरात पीपा पोर्ट लिमिटेड को लेकर के, जो एक ग्रोइंग कैटेगरीज के अंदर फॉल करती नजर आती है और लगातार यहाँ पे एक नई पोटेंशियल है, क्योंकि फंडामेंटल लगातार इनको सपोर्ट देती है। और इतना ही नहीं, निवेशकों की बात करूँ तो निवेशकों में ये भी देखा गया कि करीब करीब कह सकते हैं एफआई और डीआई की तादाद में नियर अबाउट दोनों सेम है, दोनों आपस में टक्कर में रहती है। पब्लिक के पास भी अच्छी खासी तादाद है और ये करीब करीब 2.5 लाख के आसपास की यहाँ पे निवेशक बने हुए हैं इस कंपनी में अपनी पोजिशन को लेकर के। ये हमने थोड़ा सा पार्ट समझा और थोड़ा सा पार्ट के साथ साथ हमने इसको जानने का प्रयास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।